आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड। इफ़ द एथलीट, फर्स्ट एमसीक्यू सबसे पहले देखते हैं। इफ़ द एथलीट कंज्यूम मोर एनर्जी देन दे यूज देन दे विल गेन वेट। आइसोक्लोरिक डाइट, हाइपर प्रोटीन डाइट, हाइपर क्लोरिफिक डाइट या फिर हाइपोक्लोरिफिक डाइट। एथलीट कंज्यूम मोर एनर्जी देन दे यूज, तो ये है हमारे पास हाइपर क्लोरिफिक डाइट। Second MCQ, can athlete move the limb painlessly through the full range of motion? Saltaps component, Saltaps में A for इसमें क्या है? कैन एथलीट मूव द लिम्स पेनलेसली, मूवमेंट का जिक्र हो रहा है और वो खुद से मूव कर रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा साल्टैप्स में? आस्क एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट या टच? तो एक्टिव मूवमेंट, क्योंकि वो एक्टिवली खुद कर रहा है, लिम्ब को मूव कर रहा है। थर्ड एमसीक्यू, रिफ्लेक्सेस मायोटोम्स डर्माटोम्स चेक्ड इन, किस में ये चेक करते हैं? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट से रिलेटेड ही है ये तीनों चीज़ें। स्पाइनल नर्व रूट लीजन्स में, मसल एंड स्किन इंजरीज में, जॉइंट प्रॉब्लम्स में, क्रेनियल नर्व इंजरीज में। तो क्रेनियल नर्व इंजरीज में हमें रिफ्लेक्सेस नहीं मिल रहे होते, बहुत कम होते हैं, हर क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएट नहीं करते। मायोटोम्स डर्माटोम्स भी हमें नहीं मिल रहे होते। तो ये चीज़ अब ये तो क्लियर सी चीज़ है कि तीनों चीज़ें हम किस में चेक करते हैं, जब भी स्पाइनल रूट लीजन होगा। फोर्थ एमसीक्यू है, इंडिकेट ब्लड फ्लो थ्रू द एरिया। जब भी हम किसी एरिया के थ्रू ब्लड फ्लो को चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? हीट के थ्रू, पल्स के थ्रू, स्वेलिंग के थ्रू, सिनोवियल थिकनिंग के थ्रू। तो हम पल्स चेक करते हैं। जैसे अगर हमने लोअर लिम्ब में चेक करना हो तो उसमें हम पेडिस्टल कर सकते हैं, टिबियल आर्टरी को चेक कर सकते हैं, अपर लिम्ब में ब्रेकियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है। तो ये स्पेसिफिक फीमोरल आर्टरी है। इन आर्टरीज को पल्पेट करते हुए हम किसी भी एरिया की ब्लड फ्लाई का आइडिया लगा सकते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू है, पिंस एंड नीडल्स रिलेट्स विद। पिंस एंड नीडल्स क्या हैं? एलोडाइनिया, आइलोडाइनिया तो वो होता है जब नॉन पेनफुल स्टिमुलस पे भी पेशेंट को पेन होता है। पेरिस्थीजिया, एनेस्थीजिया, एनेस्थीजिया तो बिल्कुल अनकॉन्शियसनेस कंडीशन होती है जिसमें हमें वो ट्राइएड मिल रहा होता है। एस्थीजिया या फिर नन, तो ये पिंस नीडल्स पेरिस्थीजिया से रिलेट करते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू है, ऑनसेट ऑफ द ट्यूमर इज। ऑनसेट ऑफ ट्यूमर का क्या होता है? सडन है, ग्रेजुअल है, बोथ है, इंसीडियस एंड ग्रेजुअल। तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ये इंसीडियस और ग्रेजुअल बोथ होता है। सेवन्थ एमसीक्यू, ऑनसेट ऑफ द टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस टेंडन के इन्वॉल्वमेंट है, तो ये हमें पता है क्रोनिक कंडीशन होती है जब फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, फॉर प्रोलॉन्ग टाइम हम कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट करते हैं, कोई पोस्चरल इम्बैलेंस हमारा होता है, मसल इम्बैलेंस होता है, तो तब ये कंडीशन डेवलप होती है टेंडनाइटिस। तो ये सडन तो हो नहीं सकता, ग्रेजुअल है, बोथ है, इंसीडियस ग्रेजुअल है, तो ये सिर्फ ग्रेजुअल होता है, इंसीडियस नहीं होता नेचर में। एट्थ एमसीक्यू है, पेन परसीव्ड एल्सवियर देन इट्स ट्रू साइट। ट्रू साइट के अलावा कहीं और भी अगर पेन हमें फील होता है तो इसे हम कहते हैं रेफर्ड पेन। ये रिलेटेड पेन नहीं होता, रेडिएटिंग भी नहीं होता। रेडिएटिंग में होता है कि थ्रू आउट हमें स्पेसिफिक जो नर्व रूट होता है उसमें पेन मिल रहा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल रहा होता, किसी एक साइड पे पेन होगा फिर उसी की वजह से दूसरी साइड पे भी पेन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, डैश स्ट्रेस इनर्ट स्ट्रक्चर। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन करती हैं इनर्ट स्ट्रक्चर को स्ट्रेस, एक्टिव करती हैं, एक्टिव असिस्टेड करती हैं या रेजिस्टेड करती हैं। इनर्ट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था, एक होती है हमारे पास एक्टिव, एक्टिन और मायोसिन जो हमारे पास थे, वो हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स थे और दूसरे इनर्ट स्ट्रक्चर्स थे। तो इनर्ट स्ट्रक्चर्स पे स्ट्रेस कब आता है? जब भी हम पैसिव मोशंस कराते हैं, जैसे हम एंड फील्स चेक करते हैं, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, किसी भी मसल की टोन चेक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? पैसिव रेंज ऑफ मोशन में, और इनमें इनर्ट स्ट्रक्चर्स ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। 10th एमसीक्यू है, नॉक नी इज आल्सो नोन एज जीनोवेरस, जीनोवेल्गस, जीनो रिकर्वेटम, नन। तो नॉक नी को हम जीनो वेल्गस भी कहते हैं। वेलगम, गम मीन ज्वाइंट, नी ज्वाइंट वो टूवर्ड्स मिड लाइन मूव हुए हुए होंगे। 11th एमसीक्यू है, ऑनसेट ऑफ पेन रिलेट्स विद, किससे रिलेट करता है? पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन या A+B। तो ऑनसेट ऑफ पेन हमें
एक्टिव मूवमेंट पे भी मिल सकता है, पैसिव पे भी मिल सकता है। A+B इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बहुत सारे पेन्स होते हैं पेशेंट को, जिस पे अगर हम पेशेंट से कहें कि वो खुद से मूव करे तो वो एक स्पेसिफिक रेंज के बाद खुद से मूव नहीं कर सकता। फिर अगर हम पैसिवली उसको मूव कर रहे हैं तब भी हमें मे बी एक्टिव से रेंज थोड़ी ज़्यादा मिले, लेकिन तब भी हमें रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी ड्यू टू पेन। 12th MCQ है, बनियन रिलेट्स विद हेलिक्स वेल्गस, हेमेटो क्लाटो या आर। बनियन हमेशा हेलिक्स वेल्गस से ही रिलेट करते हैं। आर्थराइटिक चेंजेस इन द लेटरल टिबियोफेबुलर कंपोनेंट काज वेरस वेल्गस रिकर्वेटम या नन। तो आर्थराइटिक चेंजेस जब भी लेटरल टिबियोफाइबुलर कंपोनेंट में होंगी ये लीड करता है वेल्गस डिफॉर्मिटी को। 14 MCQ मीडियली टीनोसाइनोवाइटिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ। मीडियली है तो पोस्टीरियर टिबियल टेंडन इसमें इन्वॉल्व होगा। पेरोनियस टेंडन लेटरल साइड पे होते हैं, बोथ भी नहीं हो सकता और नन भी नहीं हो सकता। 15th MCQ है एक्लीस टेंडन थिकनिंग सीन इन। एक्लीस टेंडन की थिकनिंग हमें किस में मिलती है? सोरिएटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, एंटीरोपैथिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आल। तो ये आएगा आल, क्योंकि ये सारी कंडीशंस जो हैं ये हमारे पास एंटीजन जिनमें पॉजिटिव हमें कंडीशंस मिल रही होती है ना, सीरो नेगेटिव कंडीशंस हैं ये सारे। तो सीरो नेगेटिव में एक्लीस टेंडन की थिकनिंग हमें मिलती है, सीरो नेगेटिव में ये चार कंडीशंस ही आती हैं। 16 MCQ है asymmetric limitation of the chest expansion is due to। asymmetric limitation of chest expansion किस वजह से हो सकती है? इंट्राथोरेसिक कोई डिजीज़ है, यूनिलैटरल प्लूरल इफ्यूजन है, इन दोनों में से किसी की वजह से भी नहीं या बोथ। तो दोनों की वजह से हमें asymmetric chest expansion मिल सकती है, लंग एक्सपेंशन मिल सकती है। कोई इंट्राथोरेसिक डिजीज़ भी हो सकती है या यूनिलैटरल प्लूरल इफ्यूजन भी। नेक्स्ट MCQ 17 हमारे पास है, इफ़ एथलीट्स कंज्यूम एज मच एनर्जी एज दे यूज़ देन दे विल से द सेम वेट। जितनी एनर्जी वो ले रहा है उतनी ही कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोक्लोरिफिक डाइट होगा। हाइपर में क्या था कि वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, हाइपो में उसके अपोजिट होगा, कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। यो टेस्ट इज यूज टू मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंड्योरेंस, एरोबिक फिटनेस या एजिलिटी। यो टेस्ट एरोबिक फिटनेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। 19th MCQ 1 किलो कैलोरी इक्वल टू डैश जॉल्स। कितने के इक्वल होता है? 4.2 जॉल्स के इक्वल। 20th MCQ टू मेंटेन एनर्जी बैलेंस द एस्टिमेटेड एवरेज एनर्जी इनटेक रिक्वायर्ड इन हेल्दी एडल्ट्स आर। 2550 calories per day for males, 2550 kilocalories day for males, 2940 kilocalories per day for females, 2940 calories per day for females। तो इसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट हमेशा किलो कैलोरीज में ही होता है। तो बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। 2550 किलो कैलोरीज पर डे मेल्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। 21th MCQ है, द फॉलोइंग पिक्चर शो। इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? एल्बो इमोबलाइजर स्प्लिंट है, टेनिस एल्बो स्प्लिंट है, लॉकिंग एल्बो एक्सटेंशन आर्थोसिस है या नन। तो ये एल्बो इमोबलाइजर स्प्लिंट है। 22 MCQ है, डैश कंडीशन में भी कॉमनली सीन इन दी रोअर्स। ये हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था पेरिफेरल नर्व इंजरीज का, उसमें भी डिस्कस किया था, पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम रोअर्स में होती है। टी टेस्ट इज़ आ डैश मीटर एजिलिटी टेस्ट। टी टेस्ट में 30 मीटर है, 40 मीटर है, 50 मीटर है या 20 मीटर है। तो ये टोटल 40 मीटर टेस्ट होता है। इसमें 10 मीटर स्ट्रेट बिल्कुल, फिर 5 मीटर हमारे पास टर्न टू राइट या लेफ्ट आ जाते हैं, हम लेफ्ट ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर टर्न टू लेफ्ट, और फिर अगेन टर्न टू द सेंट्रल पॉइंट। अगेन जब वो वापस आएगा तो 5 जाते हुए 5 वापस आते हुए, और फिर टर्न वही चीज़ वो राइट साइड पे लेके जाएगा 5 मीटर, और राइट से वापस वो सेंट्रल पॉइंट पे आएगा, सेंट्रल पॉइंट से वापस वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया? 10 स्ट्रेट, फिर हमारे पास 5 लेफ्ट, फिर लेफ्ट से सेंट्रल 5, तो ये 20 हो गया। फिर सेंट्रल से राइट 5, फिर राइट से सेंटर में आया तो ये 10 हो गया। 20 +5 +5 कितना? 30 हो गया। अब सेंट्रल पॉइंट से वो वापस इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है,
तो ये कितना होगा टोटल 40 मीटर टेस्ट होता है टी टेस्ट। 24 MCQ है हमारे पास, द फॉलोइंग फूड्स आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट, इसमें से किसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता? वाइट ब्रेड है, पीनट्स एंड एप्रिकॉट, पोटैटोज, कॉर्न फ्लैक्स एंड जेली बीन्स। तो पीनट्स एंड एप्रिकॉट्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 25th MCQ है, विच टेस्ट ऑर्डर इज करेक्ट? एजिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल इंड्योरेंस, स्पीड, एरोबिक कैपेसिटी। बीटा ऑप्शन है हमारे पास एजिलिटी, स्पीड, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंड्योरेंस एंड एरोबिक कैपेसिटी। चार्ली ऑप्शन है एजिलिटी, स्पीड, मस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एरोबिक कैपेसिटी। डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास एजिलिटी, स्पीड, एरोबिक कैपेसिटी, मस्कुलर इंड्योरेंस एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है बीटा ऑप्शन। सबसे पहले हम एजिलिटी टेस्ट करते हैं, एजिलिटी चेक करने के बाद हम उसकी स्पीड को चेक करते हैं, फिर स्ट्रेंथ के बाद हम इंड्योरेंस में क्योंकि हमने रेपिटेटिव मूवमेंट उसकी करानी होती है, और लास्ट पे एरोबिक कैपेसिटी चेक करते हैं। 25th MCQ है, प्रोटीन्स विच कंटेन अप्रॉक्सीमेटली डैश इज आल्सो यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। तो प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। द फॉलोइंग पिक्चर शो, 27th MCQ की पिक्चर में हमें क्या नजर आ रहा है? अपर लिम्ब न्यूरोडायनामिक टेस्ट विद अल्नर नर्व, अपर लिम्ब न्यूरोडायनामिक टेस्ट विद रेडियल नर्व, अपर लिम्ब न्यूरोडायनामिक टेस्ट विद मस्कुलोस्केलेटल नर्व, अपर लिम्ब न्यूरोडायनामिक टेस्ट विद मीडियन नर्व। तो इसमें हम पोजीशन देखेंगे, पोजीशन क्या है? ठीक है, एल्बो पे एबडक्शन है 90 डिग्री, सॉरी शोल्डर पे एबडक्शन है, एल्बो एक्सटेंशन में है, और इसके बाद हम देखेंगे रिस्ट को, रिस्ट भी हमारे पास एक्सटेंशन में है। तो एक्सटेंशन में हम रेडियल नर्व के लिए करते हैं। अगर तो ये हमारे पास फ्लेक्शन होती तो इसमें क्या होता? वो मीडियन नर्व होती, सॉरी इसमें फ्लेक्शन है, रिस्ट की फ्लेक्शन, रिस्ट फ्लेक्शन रेडियल नर्व में होती है, और अगर रिस्ट की एक्सटेंशन होती तो वो मीडियन नर्व है, और अगर एल्बो पे भी फ्लेक्शन होती साथ रिस्ट पे एक्सटेंशन होती तो वो अल्नर नर्व का न्यूरोडायनामिक होता है। 28th MCQ, गाज टेस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस किस को चेक करता है? जी फॉर हमने पढ़ा था गेट, ए फॉर आर्म, एल फॉर लिम्स एंड एस फॉर स्पाइन। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन। 29th MCQ है, कंबाइन एलिवेशन टेस्ट मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द थंब टू द फ्लोर once arm is fully elevated and the subject is in a prone position with each arm fully extended. This is used to measure. ये हमारे पास है कंबाइंड एलिवेशन टेस्ट। कंबाइंड एलिवेशन टेस्ट का पर्पस क्या होते हैं, हम कब परफॉर्म करते हैं? थोरेसिक एक्सटेंशन की स्ट्रेंथ और थोरेसिक एक्सटेंशन की रेंज को चेक करने के लिए। तो चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन है। 30 MCQ है, CTS कार्पल टनल सिंड्रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ लो मैग्नीट्यूड स्ट्रेस, जो होता है ये इसकी एग्जाम्पल है। ये हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस की थी। लो मैग्नीट्यूड स्ट्रेस, हाई मैग्नीट्यूड स्ट्रेस और मॉडरेट। हाई मैग्नीट्यूड में तो हमने स्पाइनल कार्ड इंजरीज को देखा था, लो में CTS हो गया, और मॉडरेट में हमने क्यूबिटल टनल सिंड्रोम को देखा था। 31 MCQ है, क्यू एंगल इन नॉर्मल एथलीट बिटवीन, नॉर्मल रेंज क्या होती है एथलीट्स में क्यू एंगल की? 10 to 15 डिग्री। 32 MCQ है, द फॉलोइंग पिक्चर शो, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? पैसिव रेजिस्टेड सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइजेस। पैसिव तो ये नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद से कर रहा है। आइसोमेट्रिक सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग ऑफ दी सेरेटस इंटीरियर, स्ट्रेचिंग भी नहीं है। एक्टिव रेजिस्टेड रेजिस्टेंस भी नहीं है, एक्टिव रेजिस्टेड इंटीरियर एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोमेट्रिक सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइजेस। जैसे कि हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला में पेशेंट को ये एक्सरसाइज कराते भी हैं, और विंगिंग ऑफ स्कैपुला को चेक करने के लिए भी हम ये पोजिशनिंग कराते हैं, वाल पुशअप्स, ताकि वो जो विंग है वो प्रोमिनेंट हो सके। 33 MCQ है, द फॉलोइंग इज द पिक्चर शो, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? पैसिव रेजिस्टेड सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग ऑफ द सेरेटस इंटीरियर है, ये एक्टिव रेजिस्टेड सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइज है। तो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन? इसमें अगर हम देखें तो ये एक्टिव रेजिस्टेड सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइज होगा। डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन है, अल्फा नहीं, क्योंकि वो खुद से कर रहा है थेराबैंड्स के थ्रू एक्टिव रेजिस्टेड सेरेटस इंटीरियर एक्सरसाइज। 34 MCQ, द फॉलोइंग पिक्चर शो पैसिव रेजिस्टेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर एक्सरसाइज, एक्टिव रेजिस्टेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर एक्सरसाइज,
पैसिव रेजिस्टेड शोल्डर इंटरनल रोटेटर एक्सरसाइज या फिर एक्टिव रेजिस्टेड शोल्डर इंटरनल रोटेटर एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्टिव रेजिस्टेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेटर्स, क्योंकि वो साइड लाइन में होके ये एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म कर रहा है बाय लिफ्टिंग वेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेप्ट। सेप्ट इज यूज्ड फॉर, सेप्ट होता है हमारे पास स्टार एक्सर्शन बैलेंस टेस्ट। स्टैटिक बैलेंस को चेक करते हैं इसमें, डायनामिक को करते हैं, स्टैटिक बैलेंस और स्टेबिलिटी को करते हैं, डायनामिक बैलेंस और स्टेबिलिटी को करते हैं। तो इसमें सेप्ट में डायनामिक बैलेंस और स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।